अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अख्तर सईद, प्रोग्राम हेल्थ एंड केयर विद अख्तर सईद के साथ। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद हैं जो कि एक वर्सटाइल डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं। आज उनसे हम मालूम करेंगे क्योंकि हमारा जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है मिनरल्स और मल्टीविटामिन्स के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए हम आपको ले चलते हैं डॉक्टर खिज़र की तरफ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? थैंक यू, मैं भी बहुत ठीक हूँ। अच्छा, मैं आपसे ये कह रहा था कि आज हमने जो टॉपिक चूज़ किया है उसमें हमने बात करनी है न्यूट्रिशंस और विटामिन्स के हवाले से। बिल्कुल ठीक है। तो आपको पता है एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिशंस भी और विटामिन्स भी। तो आपका क्या ख्याल है न्यूट्रिशंस और विटामिन्स के बारे में कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन और व्हाट इज़ विटामिन? न्यूट्रिशन जनरली स्पीकिंग substances and which are required for the normal functioning of the body। तो इन सब्सटेंसेस को हम बेसिक टू में क्लासिफाई करते हैं। एक हम क्लासिफाई करते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक हम क्लासिफाई करते हैं माइक्रो। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो जो हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में फिर ये विटामिन्स एंड मिनरल्स आ जाते हैं। अच्छा, तो जैसे हम बात कर रहे थे कि एसेंशियल कॉम्पोनेंट जो होते हैं न्यूट्रिशंस के, वो क्या होते हैं? एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिशंस क्या होते हैं? एसेंशियल कंपोनेंट मैंने आपको बताया ना, अभी हमने दो में इनको क्लासिफाई किया न्यूट्रिशन को, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। तो हम उसको एक्सटेंड करते हैं, इसका रोल और या फंक्शन क्या है? एक्सटेंड करें तो इसका रोल मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, दे प्रोवाइड एनर्जी, बेसिक इन वन वर्ड। हालांकि इनका बॉडी में कंस्ट्रक्टिव रोल भी होता है। और उसके बाद प्रोटीन्स प्राइमरीली यूज्ड फॉर रिपेयर ऑफ बॉडी। बॉडी में हमारा जो कंपोनेंट है, हमारी फ्लैश, हमारा ईच एंड एवरी कंपोनेंट बना हुआ है प्रोटीन का। ओके। तो प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, फॉर रिपेयर। एंड प्रोटीन का इस्तेमाल बॉडी प्रेफर करती है एनर्जी के लिए ना करे जब तक वो फोर्स ना हो जाए। तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स आर यूटिलाइज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। हाउ डिस्कवर विटामिन्स? एक ज़माने में लोगों को बहुत सारे स्ट्रेंज डिजीजेस हो जाते थे विच हैड नो अपेरेंट कॉज। और एक फॉर एग्जांपल उनमें से डिजीज़ था बेरी बेरी, जो चाइनीज़ पीपल में कॉमन था। बेरी बेरी मीन्स आई कैनॉट ट्रांसलेटेड। आई कैनॉट इसलिए क्योंकि नॉर्मल बंदा काम करने वाला होता था, उसके साथ उसको प्रोग्रेसिव वीकनेस आती थी। इतनी वीकनेस आती थी कि वो बेड रिडन हो जाता था और आई कैनॉट पे आ जाता था कि मैं नहीं काम कर सकता। तो काफ़ी बीमारियां थी जो मिस्ट्री थी, जो लोगों को पता था इन्फेक्टिव कॉज नहीं है, बैक्टीरिया एक्सेट्रा कॉज नहीं है इसके। और उसके बाद न्यूट्रिशन की स्टडी, लोगों को इतना आइडिया था कि भाई कुछ न्यूट्रिएंट, कुछ फूड्स होते हैं विच आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, सम आर नॉट, सम आर सिंपली रिच इन कैलोरीज। इतना आइडिया उनको था क्योंकि इनके आइडिया टेस्ट हुए थे वॉर्स में, कि लोगों ने सर्वाइवल किया, अपने अच्छे खाने खाए जो वो समझते, लेकिन फिर भी अजीब अजीब सी बीमारियां पैदा हुई। अब ऑब्वियसली कॉज न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी थी, लेकिन फिर प्रोजेक्ट अंडरटेक किए गए टू फाइंड आउट कि कौन से न्यूट्रिशंस हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं और कितने, हाउ मैनी दे आर, और कौन से एसेंशियल हैं, कौन से नहीं है। तो उनको पता लगा कि अदर देन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, उनके अलावा भी देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर एसेंशियल फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। तो उनको न्यूट्रिएंट्स को उन्होंने एक एक करके टेस्ट किया। तो देवर ऑफ द व्यू के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन होंगे। तो पहले उनका नाम रखा गया वाइटल, और फिर प्रोटीन से उनको एमाइंस जोड़ दिया गया, वाइटल एमाइंस कहलाते थे। फिर उनको पता लगा कि नॉट ऑल ऑफ देम आर वाइटल एंड नॉट ऑल ऑफ देम आर एमाइंस। तो फिर पता लगा कि इंसानी न्यूट्रिशन के कंपोनेंट्स में अदर देन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में विटामिन्स आ गए और मिनरल्स आ गए। अब नॉर्मली मिनरल्स हमें हमारे वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू अच्छी क्वांटिटी में मिल जाते हैं, क्योंकि मिनरल्स की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। विटामिन्स की रिक्वायरमेंट ऑन दी अदर हैंड फिर भी ज़्यादा होती है। तो बेरी बेरी का केस वॉज सॉल्व्ड
सॉल्व किस तरह से हुआ, बड़ा सिंपल तरीके से हुआ। चाइनीज पीपल की डाइट अदर देन बीइंग टोटली न्यूट्रिशन डेफिशिएंट इन दोज टाइम्स, राइस होती थी। तो राइस को वो करते थे कि उबालते थे तो वाइट फोम आता था ऊपर, वो वाइट फोम को वो फेंक दिया करते थे क्योंकि उससे येलोइश टिंज आ जाती थी राइस में। तो दे लाइक्ड स्पार्कलिंग वाइट राइस, तो उसको राइस को कहते थे पॉलिश्ड राइस। फिर उनको पता लगा साइंटिस्ट को कि जो ये पानी फेंक रहे हैं, पानी में झाग है, इस झाग में प्रोटीन्स और विटामिन B1 थायमिन है। फिर उनको पता लगा कि अच्छा जी, ये जो बेरी बेरी की स्टेट है विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से प्रोड्यूस होती है। ओके। उसके बाद और भी चीज़ें साइंटिस्ट ने नोट की जो रिमार्केबल सिमिलैरिटीज़ थी कि बेरी बेरी के कुछ सिम्टम्स जो हैं इंडिविजुअल्स जिनकी न्यूट्रिशन अच्छी होनी चाहिए उनमें भी मिले। तो उन्होंने फिर प्रोफाइल देखी कि यार अपेरेंटली बंदा अंग्रेज़ है, चाइनीज़ भी नहीं है, फैट भी है, न्यूट्रिशन अच्छी होनी चाहिए, कुछ सिम्टम मिल रहे हैं बेरी बेरी से। तो उसको बेरी बेरी का समझ के ट्रीट किया गया विटामिन B1 इंजेक्शन से। तो सरप्राइजिंगली पता लगा कि यस, ट्रीटमेंट से उनको फ़ायदा हुआ, अच्छा खासा फ़ायदा हुआ कि दे वर एबल टू रिज्यूम देयर नॉर्मल लाइफ। फिर उनको पता लगा कि विटामिन B1 मिल तो रही है बंदे को डाइट में लेकिन जा आ रही है। फिर पता लगा कि अल्कोहलिज्म का मसला था उन पीपल में, और अल्कोहलिज्म की वजह से विटामिन B लिवर में डिस्ट्रॉय हो रही थी, तो उसकी सप्लीमेंटेशन से हेल्प हुई। और एक बहुत मशहूर केस है लाइमीज़ केस याद किया जाता है स्कर्वी के हवाले से। एक ज़माने में जब ब्रिटिश एम्पायर हुआ करता था तो एक बड़ी कॉमन सेइंग होती थी कि बहुत ज़्यादा समंदर में रहना, स्टेइंग आउट एट सी फॉर मैनी मंथ्स, आपके लिए हेल्दी नहीं है। क्यों हेल्दी नहीं है? क्योंकि लोगों के ब्रिटल गम्स हो जाते थे, ब्लीडिंग गम्स हो जाते थे, बोन में कैल्शियम कम हो जाता था। अब अपेरेंटली इसकी कोई वजह सामने नहीं आ रही थी, हालांकि उनकी डाइट बहुत अच्छी थी, फिश थी जो दुनिया के अब आजकल टॉप सोर्सेज माना जाता है न्यूट्रिशन का, फिर भी उनके साथ ये हो रहा था। और अदर देन ब्लीडिंग गम्स दे वर इजीली वल्नरेबल टू इन्फेक्शन बड़े आराम से उनको लगते थे। तो पहले एक ज़माने में ख्याल किया जाता था समंदर की हवा की वजह से हो रहा है, देन दे रियलाइज दे वर रॉन्ग। हो इसलिए रहा है क्योंकि फ्रेश फूड वो नहीं खा रहे। इन फ्रेश फूड के केसेस में ब्रिटिश एडमिरल थे, उन्होंने लाइम और ऑरेंजेस साथ देना शुरू कर दिए अपनी शिप्स को, तो प्रॉब्लम हल हो गया। फिर पता लगा कि अच्छा जी, विटामिन C की डेफिशिएंसी थी। विटामिन C फ्रेश फूड्स में मिलता है सबसे अच्छा, लेकिन ब्रिटिश एडमिरल की चॉइस बहुत अच्छी थी क्योंकि ऑरेंजेस और लाइम बड़े अरसे तक सही रहते हैं, स्पेशली ऑन शिप्स। तो उन्होंने सेलर्स का मसला सॉल्व कर दिया। तो दिस वाज अ बिट अबाउट विटामिन्स। ओके, अच्छा, कैन यू डिफाइन क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स? यस, विटामिन्स को जो है क्लासिफाई किया जाता है ब्रॉडली 2 ग्रुप्स में। एक फैट सॉल्यूबल जो फैट में डिज़ोल्व हो सकती हैं, और एक वाटर सॉल्यूबल जो वाटर में डिज़ोल्व हो सकती हैं। फैट सॉल्यूबल विटामिन्स में विटामिन A, D, K और E आती हैं। फैट सॉल्यूबल ग्रुप्स में विटामिन A, D, K और E आती हैं। वाटर सॉल्यूबल में विटामिन B एंड C आती है। B1 से लेके B12 आती है, पूरी B की सीरीज़, और विटामिन C वाटर सॉल्यूबल में आती है। उसको मज़ीद अगर एलेबोरेट करें कि B की जो अब सीरीज़ है B12 तक है, तो B1 क्या है और B2 क्या है? विटामिन जनरली जो कॉमन इस्तेमाल की हैं, विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिल, विटामिन B12 कोबालामिन, ये कॉमन विटामिन्स हैं। बाकी आपने कहा कि एलेबोरेट करें, तो फैट सॉल्यूबल और वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स में प्रैक्टिकल डिफरेंसेस आते हैं। मिसाल के तौर पे मतलब क्या? मिसाल के तौर पे ये कि एक तो आपको पता है कि विटामिन फैट सॉल्यूबल आपको फैट से मिलेगी। ओके। नेचुरली वो फैट में डिज़ोल्व होती है, तो जहाँ फैट स्टोर्स मिलेंगे वो वहाँ मिलेगी।
इसका मतलब ये है कि अगर आपको फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स चाहिए तो वो एनिमल सोर्सेज से मिलेंगी, प्लांट सोर्सेज में कम मिलेंगी। प्लांट सोर्सेज में वहाँ मिलेगी जहाँ प्लांट प्रोडक्ट में फैट होगा ज़्यादा, जैसे ऑयल्स वगैरह। अब कंपेयर टू दैट वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स आपको प्लांट्स में ज़्यादा मिलेंगी। प्लांट्स में आपको वाटर सॉल्युबल वाइटामिन ज़्यादा मिलेंगी। और इसमें फिर एक प्रैक्टिकल डिफरेंस और आता है कि फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स हमारी बॉडी में भी फैट में स्टोर होती हैं, जबकि वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स की स्टोरेज हमारे बॉडी टिश्यूज़ में होता है। और एक्सेस जो होता है, अगर फॉर एग्जांपल हमने ज़्यादा खा ली वाटर सॉल्युबल वाइटामिन, ज़्यादा खा ली, तो वो वाटर के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगी, यूरिन के थ्रू निकल जाएंगी। एज़ कम्पेयर टू दैट फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स की एक्सक्रीशन आराम से नहीं होती है। एक तो ये है कि उसकी एब्जॉर्प्शन भी कम होती है बॉडी में। अल्लाह ने हमारी बॉडी ऐसी बनाई है कि फैट्स एब्जॉर्ब भी कम होती हैं और फैट सॉल्युबल वाइटामिन उससे भी फिर कम एब्जॉर्ब होती हैं। फैट की एब्जॉर्बशन 40% से ज़्यादा नहीं होगी जो हम खाते हैं। इमेजिन कि अगर 100% जो आप फैट खा रहे हैं खाने में वो एब्जॉर्ब हो जाए, हर पाकिस्तानी का वेट 200 किलो होगा फिर। तो फैट सॉल्युबल वाइटामिन एब्जॉर्ब कम होती हैं, वाटर सॉल्युबल वाइटामिन एब्जॉर्ब ज़्यादा होती हैं। फैट सॉल्युबल वाइटामिन एक्सक्रीट ना होने के बराबर होती हैं और वाटर सॉल्युबल वाइटामिन रेडीली एक्सक्रीट भी हो जाती है। तो इससे फिर दो इम्प्लिकेशन आती हैं। एक इम्प्लिकेशन ये आती है कि फैट सॉल्युबल वाइटामिन आपकी बॉडी में काफ़ी देर तक चल सकती है। आपने फॉर एग्जांपल विटामिन ए का बॉडी में स्टॉक हेल्दी है, तो अगर आपको डिप्राइव भी करूं तो काफ़ी टाइम तक चलेगी आपकी बॉडी में। जबकि विटामिन वाटर सॉल्युबल जो हैं वो आपको उनकी डेली डोजेस चाहिए होती हैं, क्योंकि वो ज़ाहिर है फ्रेश प्रोडक्ट्स में आती हैं और ख़ास तौर पे प्लांट प्रोडक्ट्स में। तो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन आपको डेली बेस पे चाहिए होती है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा होगी वो एक्सक्रीट हो जाएगी, जबकि आप एक्स्ट्रा खा ले फैट सॉल्युबल वाइटामिन वो स्टोर हो जाएगी। तो काफ़ी टाइम से स्टोरेज से पूरी होती ये रहती स्टोर है। कहाँ होती हैं जाके? स्टोर होती है बॉडी के फैटी टिश्यू में, एडिपोज टिश्यू में, जहाँ बॉडी में फैट होता है। लिवर में भी हो सकती है? अदर देन लिवर। अदर देन लिवर, ओके। और वाटर का जो आपने बताया, वाटर सॉल्युबल जो होती है वो स्टोर नहीं होती, वो एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं। वो बॉडी के सेल्स में जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से स्टोर होती है, और एक्सेस जो है, एक्स्ट्रा जो है, वो एक्सक्रीट हो जाती है रैपिडली। इसका मतलब ये विटामिन सी जो है वो हमें ज़्यादा लेनी चाहिए क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल है। यस, और उसकी वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स की नीड आपको डेली है। डेली है, तो यही ना, तो सी लेना चाहिए। और कौन सा आपने बताया था? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स, ये दोनों ऐसे हैं जो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं और वाटर सॉल्युबल हैं, तो इसीलिए इनको बार बार लेना चाहिए ताकि आपकी डेली रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। बिल्कुल सही, ऑन अ डेली बेसिस। डेली बेसिस। बाकी जो ए है और विटामिन डी है, विटामिन ई है, ये आपकी बॉडी में सम हाउ स्टोर होते हैं और ये थोड़े अरसे तक आपकी बॉडी में रहते हैं, तो इसकी इनटेक की इतनी ज़रूरत नहीं है, इतनी सी और बी की है, बी सीरीज़ की है। तो इसके अलावा हर विटामिन का एक फंक्शन है। बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो इसका थोड़ा सा बताएं कि हम लेट से विटामिन ए से शुरू करते हैं। अब इसमें एक बात याद रखिएगा कि विटामिन्स के फंक्शन ओवरलैपिंग भी होते हैं। ओवरलैपिंग भी होते हैं, और दूसरी बात ये होती है कि विटामिन्स के फंक्शन मल्टीपल फंक्शंस भी होते हैं। अब विटामिन ए से शुरू कर दें तो ए डेवलपमेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, बॉडी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। पैदाइश से, जब माँ के पेट में होता है, वहाँ से लेके बड़ा होने तक विटामिन ए प्यूबर्टी तक और उससे के टाइम तक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। विटामिन ए और उसके वेरियस आइसोफॉर्म। तो विटामिन ए का एक फंक्शन होता है टू मेंटेन हेल्दी एपिथेलियल टिश्यूज, हेल्दी स्किन फॉर एग्जांपल। विटामिन ए का अदर मशहूर फंक्शन, जो सबसे मशहूर फंक्शन है प्रॉबली, वो ये है कि वो आईसाइट मेंटेन करती है, गुड आईसाइट। विटामिन ए, यस, गुड आईसाइट और मैच्योरेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज, जिसमें स्किन भी आ जाता है, और अपना रिप्रोडक्टिव फंक्शन।
साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट की कि विटामिन ए के कौन से फॉर्म्स इम्पॉर्टेंट हैं। तो एक विटामिन ए का फॉर्म है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, एक दो मॉलिक्यूल का फ़र्क होता है। एक विटामिन ए के फॉर्म से डिप्राइव किया तो पता लगा कि जी बंदा इनफर्टाइल निकला। एक विटामिन ए के फंक्शन से चाइल्ड को डिप्राइव किया, पता लगा ब्लाइंड हो गया। तो विटामिन ए के 3 ब्रॉड फंक्शंस, आईसाइट, विजन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और एपिथेलियम, स्किन टिश्यू को हेल्दी रखना। विटामिन डी के फंक्शन, विटामिन डी जो होती है वो असेंशियल होती है कैल्शियम को बोन्स में डालने के लिए। एक बात, दूसरा इम्यूनिटी में भी अब इसका फंक्शन डिस्कवर हो रहा है कि विटामिन डी जितनी ज़्यादा इम्यून सिस्टम उतना अच्छा है, विद इन लिमिट्स ऑफ कोर्स। तो असेंशियल फॉर बोन हेल्थ और असेंशियल फॉर गुड इम्यून फंक्शन विटामिन डी। और इसके अलावा विटामिन ई का भी ये फंक्शन है कि असेंशियल फॉर गुड स्किन हेल्थ। और विटामिन ई का भी उन्होंने एंटी एजिंग फंक्शन डिस्कवर किया है कि फ्री रेडिकल फाइट ऑफ करती है, तो बंदे को बीमारियों जो विच आर कॉज्ड बाय फ्री रेडिकल ऑक्सीडेशन, बॉडी की वेयर एंड टीयर ज़्यादा हो रही है आजकल, वैसे भी इतने एनवायरनमेंट में पोल्यूशन है, टॉक्सिन्स है, तो उनका विटामिन ई खात्मा करती है और देयरफॉर बंदे की यूथ मेंटेन करती है रिगार्डलेस ऑफ एज। और अदर देन दैट हेल्दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेंटेन करती है, हेल्दी स्किन मेंटेन करती है। और एज अ डॉक्टर मैं जब देखता हूँ किसी बंदे को फंगल इन्फेक्शन है या स्किन पे कोई इन्फेक्शन है तो मैं विटामिन ई लाजमी देता हूँ, क्योंकि स्किन की इम्यून फंक्शन को वो बढ़ाती है, अच्छा करती है। वेजो डायलेटिंग इफेक्ट भी है ना विटामिन ई का, वेजो डायलेट भी कर रही है तो सर्कुलेशन को भी इन्हांस कर रही है, सर्कुलेशन को भी अच्छा कर रही है। हालांकि वेजो डायलेटिंग इफेक्ट की जिसकी वजह से जानी जाती है वो नियासिन जानी जाती है, विटामिन B3। ओके। विटामिन B3 के बारे में इंटरेस्टिंग नोट, अगर आप B3 का हाई डोज में लें, फॉर्म्स आते हैं आपको पता है, एक फॉर्म होता है फ्लश फ्री नियासिन आता है और एक आता है वैसे नॉर्मल नियासिन की। 500 mg की आप टैबलेट लें तो उससे इतनी वैसोडाइलेशन होती है कि स्किन आपकी फेस की रेड हो जाएगी और आपका फेस आपको ऐसे लगेगा जैसे जल रहा है, आग लगा दी है किसी ने। लेकिन अपना वो 15-20 मिनट में खुद ही ख़त्म हो जाता है, तो इसको फ्लश इफेक्ट कहते हैं। ओके। अच्छा, जिस तरह हम बात करें विटामिन्स की, तो विटामिन्स तो ओरल में भी आते हैं और टॉपिकल एप्लीकेशन में भी आते हैं। वेरी गुड। ओरल में विटामिन्स जो आते हैं वो सबसे कॉमन फॉर्म ओरल होता है। अब पर्सनली स्पीकिंग ओरल फॉर्म मुझे अच्छा लगता है जहाँ तक उसका ताल्लुक है, मिनरल्स का ताल्लुक है, विटामिन बी और सी का ताल्लुक है। अब जहाँ तक फैट सॉल्युबल विटामिन्स का ताल्लुक है, वहाँ हमारे नॉर्मल बहुत सारी अच्छी विटामिन फॉर्मुलेशंस आती हैं, उसमें विटामिन फैट सॉल्युबल्स भी डली हुई होती हैं, भले बी और कॉम्प्लेक्स डली हुई हो, विटामिन सी डली हुई हो, लेकिन फैट सॉल्युबल विटामिन्स भी डली हुई होती हैं। लेकिन अगर आपको सीरियस डेफिशिएंसी एड्रेस करनी है, सीरियस डेफिशिएंसी, फॉर एग्जांपल आजकल एक कॉमन मसला है लोगों में बैक एक, मसल पेन, जॉइंट पेन, बैक पेन, क्रॉनिक बैक पेन, तो ये मसले आजकल इतने कॉमन है कि मैं बता नहीं सकता आपको, मुझे खुद हुआ था। तो क्रॉनिक बैक पेन, एक दिन उठा बैक पेन थी, इतना मैं बेंड करके कोई चीज़ भी नहीं उठा सकता फ्लोर से, कफ के साथ स्नीज के साथ बैक में दर्द हो, तो सारे टेस्ट करवा लिए, सब करा लिया लोगों ने, डॉक्टरों ने ये तक कहा कि भाई आपकी स्पाइन में कर्व आ रहा है, वेट कम करे। मैंने कहा मेरे से चला नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, मैं कहाँ से वेट कम करूँगा। फिर मैंने कहा यार समथिंग आई एम मिसिंग। फिर मैंने अपना टेस्ट कराया विटामिन डी का, तो नॉर्मल जो है लोअर लेवल 30 होना चाहिए, मेरी 7 थी। सीवियर डेफिशिएंसी में आता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी तकरीबन हर बंदे को आम है आजकल, एंड डिस्पाइट व्हाट पीपल से अबाउट सनलाइट, लोग कहते हैं भाई धूप में ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, मैंने देखा इट डजंट वर्क। तो फिर विटामिन डी की डेफिशिएंसी कैसे एड्रेस की, इंजेक्शन के थ्रू, इंजेक्टेबल के थ्रू। तो आई फाउंड आउट दैट फैट सॉल्युबल विटामिन में इंजेक्टेबल इज़ बेटर देन ओरल फॉर्म।
अब वाइटामिन्स के टॉपिकल फॉर्म भी आते हैं। विटामिन ए की जैसे क्रीम्स आती हैं जो सिवियर एक्नी को ट्रीट करती हैं, स्किन ब्लेमिशेस एंड स्पॉट्स को ट्रीट करती हैं। तो फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशंस बहुत आती हैं, दे डिपेंड ऑन योर पर्टिकुलर नीड कि आप कौन सी इस्तेमाल करें। अच्छा डॉक्टर साहब, सवाल ये था कि मोस्ट एसेंशियल विटामिन ऑफ द बॉडी क्या होगा? वैसे तो सारी विटामिन एसेंशियल होती हैं, लेकिन आजकल के कॉन्टेक्स्ट में और हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में 3 विटामिन सबसे एसेंशियल बनती हैं: विटामिन ए, विटामिन डी एंड विटामिन सी। आप सरप्राइज होंगे कि विटामिन डी और विटामिन सी का इम्यूनिटी में एनहांस करने का फंक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है, और सरप्राइजिंगली विटामिन ए भी इस फंक्शन के लिए इस्तेमाल हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आजकल जब गवर्नमेंट कैंपेन करती है पोलियो की, तो उसके साथ विटामिन ए के कतरे भी पिलाते हैं। विटामिन ए चिल्ड्रन में वेरी गुड आउटकम से एसोसिएटेड है। चिल्ड्रन में इट प्रिवेंट्स वर्चुअली ऑल इन्फेक्शंस, इम्यूनिटी इतनी अच्छी कर देती है चिल्ड्रन में विटामिन ए। और उसके अलावा विटामिन सी और विटामिन डी का हम लोगों ने इस्तेमाल इवन कोरोना केसेस में भी किया कि हमें पता है उनकी इम्यूनिटी बहुत ख़राब हो गई है, उनकी इम्यूनिटी अप लानी है, कैसे करें। अब विटामिन सी की मज़े की बात कि हम उसको एक लिमिटेड क्वांटिटी दे सकते हैं। हम देना ज़्यादा चाहेंगे, आई वुड लव कि कोई 500 mg के बजाय 5000 ले। इस बारे में आजकल डिबेट चल रही है, दैट इज़ कॉल्ड मेगा विटामिन थेरेपी, कि वो कितनी इफ़ेक्टिव है। और वो ये कहती है कि हम लोग विटामिन बहुत कम लेते हैं, बहुत ज़्यादा लेनी चाहिए। तो इस बारे में भी डिबेट है। लेकिन विटामिन सी का एक पर्टिकुलर इफेक्ट ये होता है कि उससे गट की मोटिलिटी बढ़ती है, विच मीन्स कि आपका पेट लूज़ होता है और आप फिर एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ विटामिन सी ले सकते हो। अब आपने ये इफेक्ट सिर्फ फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशन के साथ नहीं देखेंगे, फ्रेश फ्रूट जूसेस लीजिएगा जिसमें विटामिन सी जितनी ज़्यादा उतना वो आपके पेट को लूज़ करेगा। एक नेचुरल कॉन्स्टिपेशन का इलाज है, तो हम उसको फिर लिमिटेड ओनली अमाउंट दे सकते हैं विटामिन सी का। तो हमने विटामिन डी भी ट्राई की, तो विटामिन डी इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा करामद है, इतनी कि अब इसकी एक्सेप्टेड यूज़ बनने लग गई है इन मैनी इन्फेक्शंस टू इंक्रीज इम्यूनिटी। विटामिन डी की? यस, विटामिन डी की। यही सवाल अभी बीच में भी यही आया था कि जो कोविड है, कोविड के ज़माने में लोगों का मसला जो ज़्यादा मेन था वो इम्यूनिटी का था। तो इम्यूनिटी में सबसे ज़्यादा जो विटामिन यूज़ है विटामिन डी होता है, और ये स्टडीज़ में पाया गया कि विटामिन डी जो है वो आपकी इम्यूनिटी को बहुत बूस्ट करता है। और जिस तरह आपने बताया विटामिन सी तो सिट्रस फ्रूट में ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन ये कि रोज़ाना आपने उसका यूज़ करना है तो वो आपकी बॉडी में रहेगा और फिर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। जी। अच्छा, कोई ऐसा विटामिन है जो जिसकी टॉक्सिसिटी की वजह से आपकी बॉडी को नुकसान हो सकता है? हाँ, वेरी गुड। अब जाहिर है वाटर सोल्यूबल विटामिन्स आपकी बॉडी में जितने भी एक्सेस होंगे वो एक्सक्रीट हो जाएंगे। प्रॉब्लम उस वक्त आती है टॉक्सिसिटी की जब कोई भी मेडिसिन या कोई भी विटामिन, कोई भी चीज़ अक्यूमुलेट होती है बॉडी में और बॉडी कैन नॉट गेट रिड ऑफ इट, बॉडी उसको एक्सक्रीट नहीं कर पाती। तो देयरफॉर हम ये ऑटोमेटिकली अज्यूम कर सकते हैं विटामिन, फैट सॉल्यूबल विटामिन्स में टॉक्सिसिटी होगी। तो टॉक्सिक पोटेंशियल विटामिन ई का बहुत कम होता है, बिल्कुल ना होने के बराबर। विटामिन के का कम होता है, विटामिन ए का होता है स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल। सबसे ज़्यादा जो टॉक्सिक पोटेंशियल है वो विटामिन डी का होता है। इसके बारे में एक बड़ी मशहूर स्टोरी थी कि एक आर्कटिक एक्सपेडिशन पे गए थे एक टीम ऑफ एक्सप्लोरर्स। उनके साथ ये हुआ कि वो स्नो स्टॉर्म में फंस गए। उन्होंने अपनी एक एक चीज़ प्लान की हुई थी कि भाई हम प्लान के हिसाब से खाना लेके जा रहे हैं, प्लान के हिसाब से इतने टाइम पे हम यहाँ पहुँचेंगे, इतने टाइम पे हम वहाँ पहुँचेंगे। लेकिन बीच में स्नो स्टॉर्म आ गया, वो -40 -50 में फंसे रहे, तो उनका फिर खाना ख़त्म हो गया रास्ते में ही। अब वहाँ वीरान, कोई खाना नहीं। उन्होंने कहा क्या करें, हम भूखे तो नहीं मर सकते इतनी ठंड में। उन्होंने, खैर हुआ यही, वो मारे गए। तो साइंटिस्ट को पता नहीं लगा कि वो मारे कैसे गए, ना उनकी कोई खबर आई ना कुछ हुआ। फिर लेटर एक्सपेडिशन गई, उन्होंने कहा भाई कोई डिश में गिर गए होंगे, लेकिन एक्सपेडिशन गई तो सरप्राइजिंगली उनको एक गार में सब मिल गए लोग सारे।
कि वो कब के मर चुके थे, लेकिन कोई डेथ की कॉज समझ में नहीं आई। सब नॉर्मल इंटैक्ट फ्रोजन बॉडीज उनकी, कोई वायलेंस नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। उन्होंने देखा खाना तो इनका ख़त्म हो गया, लेकिन देखा कि भूख की वजह से तो नहीं मरे, खाना तो आगे इनके सामने पड़ा है केव में। फिर उन्होंने देखा ये खाना पड़ा क्या है। वो जो खाना उनका पड़ा था, जो उन्होंने खाया था और आधे से ज़्यादा बचा भी दिया था कि भाई और अपने रास्ते में खाएंगे, वो पोलर बेयर था। तो पोलर बेयर का उन्होंने लिवर खाया सबसे पहले। उन्होंने कहा सबसे टेस्टी ये चीज़ होगी, तो उसमें विटामिन डी बहुत ज़्यादा थी। तो विटामिन डी की टॉक्सिसिटी से दे डाइड। लेकिन अब जाहिर है वो पुराने ज़माने के लोग थे जिनमें विटामिन का अच्छा अमाउंट बॉडी में होता था, जिनका इंडस्ट्रियल खाना नहीं होता था, केमिकल मिलावट वाला खाना नहीं होता था, तो विटामिन डी की टॉक्सिसिटी से वो जाम बहक हो गए। विटामिन डी में सबसे ज़्यादा टॉक्सिक पोटेंशियल होता है। मैं अपने पेशेंट्स का, जिनमें मुझे पता है कि भाई क्रॉनिक बैक पेन हो गई है, जॉइंट पेन हो गई है, आई कैन सी दैट विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, मुझे एड्रेस करनी है, उनको मैं एहतियातन सबको कहता हूँ कि नहीं, ब्लाइंडली इंजेक्शन नहीं लगाओ, पहले एक विटामिन डी के लेवल का टेस्ट कराओ बिफोर थेरेपी एंड आफ्टर थेरेपी। इसका लेवल का टेस्ट के कितने लेवल्स होते हैं, किस तरह से उसको हम पैरामीटर्स में लेते हैं? ओह यस, विटामिन डी का ब्लड सैंपल जाता है। तो विटामिन डी का ब्लड सैंपल में नॉर्मली आपकी बॉडी में लोअर लेवल पे 30 IU होना चाहिए। ओके। 30 IU/mg, 30 इज़ द बेंचमार्क। 30 से कम होगा तो वी विल से सीवियर डेफिशिएंसी। 30 से लेके 150 तक। अब 150 से अबव होगा तो वी विल से टॉक्सिसिटी, एंड 250 तक वी विल से सीवियर टॉक्सिसिटी, फेटल पोटेंशियल आना शुरू हो जाएगा उसका। लेकिन सरप्राइज होंगे आप कि विटामिन डी का इंजेक्शन ट्रीटमेंट होता है। अब फॉर एग्जांपल किसी की लेट्स से कि 8I 10I, ज़्यादातर लोगों के जिनमें मसला होता है उनकी 10 के करीब आती है, हालांकि 30 के करीब भी आए तो मैं बोलूँगा कमी है। उनमें हम विटामिन डी का 2 लाख IUs का इंजेक्शन लगाते हैं एवरी वंस इन अ वीक। जैसे हमने संडे को लगा लिया, 4 इंजेक्शन का कोर्स होता है, तो उसके बाद उनका फिर बढ़ के 45-50 तक चला जाता है। तो रेंज इसमें हमारे पास काफ़ी है, 30 to 150। लेकिन बिफोर एंड आफ्टर आई प्रेफर के टेस्ट करवाएं। अच्छा, जैसे आपने बताया विटामिन डी का तो एक टेस्ट हो गया, इसके अलावा कोई और विटामिन जिसकी डेफिशिएंसी हो और उसके टेस्ट क्या होते हैं? जैसे ए है या बी आपके यहाँ कम है, B6 या B12 कम है, या विटामिन सी की आपके अंदर जो है ना वो डेफिशिएंसी है, तो आप किस तरह उसको रिकग्नाइज करेंगे इस पेशेंट को? टेस्ट जो बहुत कॉमनली एम्प्लॉयड होता है विटामिन के हवाले से, अब विटामिन सी का टेस्टिंग वुड बी यूजलेस, क्योंकि विटामिन सी वो चीज़ है जो जिस्म के हर हिस्से का कंपोनेंट है। ईच एंड एवरी सेल रिक्वायर्स विटामिन सी वेरी स्ट्रांगली, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो उसका टेस्टिंग इज़ मच यूजलेस। विटामिन बी में थायमिन की कम की जाती है। अब जनरली हम देखते हैं कि भाई किसी को सिम्टम है, ख़ास तौर पे मॉडर्न डे प्रॉब्लम एल्कोहलिज्म है, डेफिशिएंसी नज़र आती है, तो उसको हम सप्लीमेंटेशन दे देते हैं, क्योंकि विटामिन बी में हमें परेशानी नहीं होती टॉक्सिसिटी की। मुझे किसी को सस्पेक्ट हो रहा है, मुझे टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने उसको डायरेक्ट दे देनी है। लेकिन एक विटामिन ऑफ कंसर्न इज़ विटामिन B12। विटामिन ऑफ कंसर्न इसलिए है क्योंकि आजकल बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ है, और डायबिटीज़ के अलावा भी न्यूरोपैथिक प्रॉब्लम्स होती हैं, नर्व्स रिलेटेड प्रॉब्लम जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी में क्लासिफाई हम कर सकते हैं, और नर्व रिलेटेड और प्रॉब्लम हो जाती हैं जो जिसको हम लूजली शियाटिका में डाल सकते हैं। तो नर्व्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आर वेरी कॉमन दीज डेज। अब उनका डायग्नोसिस इज़ नॉट ऑलवेज क्लियर वाई ये प्रॉब्लम हो रही है। तो नर्व्स की बहुत सारी बीमारियों में, बहुत सारी प्रॉब्लम में विटामिन B12 इज़ बेनिफिशियल। तो विटामिन B12 का सीरम का टेस्ट हो जाता है। तो एक तो ये बात हो गई हमारी विटामिन के वाले से। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि बेस्ट सोर्स क्या है विटामिन की? सोर्स क्या है? सोर्स विटामिन का, बी और सी विटामिन का
फ्रेश फूड, फ्रेश फूड और और वो भी वेजिटेबल्स। प्लांट रेफरेंस है। अच्छा, अब इसमें आपको एक मज़े की बात बताऊंगा, जिसके बाद आपको अपना खाना अच्छा नहीं लगेगा, टेस्टी भी नहीं लगेगा बर्गर आपको। पुराने ज़माने के खाने, लोग कहते हैं कि न्यूट्रिशन ज़्यादा थी, और आजकल के दौर के खानों में देर इज़ अ डिफरेंस। डिफरेंस क्या है? विटामिन बी और विटामिन सी के एक छोटी सी मिसाल, वीट सबसे अच्छा सोर्स होता था एक ज़माने में। तो वीट को अब आपने सुना है कि आपके बर्गर में विटामिन बी और सी है? आप बोलेंगे नहीं, एंड यू वुड बी राइट। तो क्यों? क्योंकि विटामिन बी और सी एक ज़माने में हाथ की चक्की से वीट को ग्राइंड करते थे, उसमें इतना टेम्परेचर प्रोड्यूस नहीं होता था। अब आजकल इंडस्ट्रियल चक्कियाँ आ गई हैं, तो कभी आप नॉर्मल अपने छोटे स्टोर में, अपने छोटे नेबरहुड में आटे की चक्की वाले के पास जाए, देखेंगे जल रहा होता है जब वो निकलता है। तो इतने हीट से विटामिन बी और विटामिन सी डीनेचर हो जाती हैं। उनको मैं बार बार फ्रेश फूड क्यों कह रहा हूँ? फ्रेश फूड, फ्रेश फूड, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश प्लांट फूड क्यों कह रहा हूँ मैं? इसलिए क्योंकि दे आर डिस्ट्रॉयड एट हाई टेम्परेचर्स और प्रेशर्स या कुकिंग से। अब मिल्क फॉर एग्जांपल में विटामिन सी बहुत अच्छी होती है। आपने कभी नहीं सुना होगा मिल्क का नाम फॉर विटामिन सी, क्योंकि आप मिल्क को उबालते हो, विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और अदर देन दैट, फैट सॉल्युबल विटामिन्स का ज़रिया जो होता है वो मीट्स होते हैं सबसे अच्छा। मीट्स, प्लांट में पल्सेस डाले, लेग्यूम्स, वो चीज़ें जिनसे ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है। फॉर एग्जांपल ऑलिव्स, फॉर एग्जांपल सीड्स डालें, तो ये विटामिन ई का अच्छा सोर्स होती है। फॉर एग्जांपल ड्राई फ्रूट्स। तो खाना जनरली एक असूल के तहत, अब जाहिर है कि कुछ खाना है जो हम कुक किए बगैर नहीं खा सकते, जैसे मीट। मीट्स हैं। मीट है, हाँ। अब मीट्स, बहुत सारी कौमें ऐसी हैं जो रॉ भी खाती हैं, दैट इज़ वेरी डेंजरस। कंटेमिनेशन के हवाले से, पैरासाइट्स के हवाले से, बहुत सारे सेंसेस में दैट इज़ वेरी डेंजरस। लेकिन मीट जो है शुड बी कुक्ड। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम अगर रॉ खाएं तो फ़ायदा ज़्यादा है। अब इससे अच्छा कि आप फ्रूट्स को, गरम गरम डिज़र्ट के कंपोनेंट होते हैं, हॉट चॉकलेट वगैरह होता है, केक में बेक हो रहे होते हैं चीज़ें। इसके अलावा अदर देन दैट आप फ्रेश फ्रूट्स खाएं, बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन्स। और प्लांट्स में जितनी आप वेजिटेबल्स भी फ्रेश खा सकते हैं, तो उतनी आपको ज़्यादा विटामिन्स मिलेंगे। अब कॉमन चीज़ें हैं जो हम खा सकते हैं, अनियन हम खा सकते हैं, क्यूकम्बर हम खा सकते हैं, हालांकि इन चीज़ों में इतनी विटामिन होती नहीं है। लेटस लीफ खा सकते हैं। अब अगर आप अच्छे स्ट्रॉन्ग सोर्सेस की बात करें प्लांट वेजिटेबल वाइज, तो वो उसमें कैरेट आ जाएगी, रेडिश आ जाएगी, शलजम वगैरह आ जाएंगे। अब जाहिर है काफ़ी इनमें चीज़ें ऐसी हैं जो हम कुक करके ही खाते हैं। अच्छा, जैसे अभी आपने कहा कि B12 जो है उसका हमने बड़ा नाम सुना है। B12 बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे डायबिटिक पेशेंट में जहाँ न्यूरोपैथी हो जाती है वहाँ इसका रोल है, क्योंकि ये मज़ीद जो है चीज़ों को आपको सपोर्ट कर रहा है। जो माइलिन शीट है उसको ये बेसिकली रिपेयर कर रहा है ना। बिल्कुल सही है। तो अभी ये बात जो चल रही है उसमें सिंपली ये भी देखने में आया कि डॉक्टर्स मना करते हैं कि आप रेड मीट ना खाएं, और रेड मीट इसका बेसिक सोर्स ही रेड मीट है B12 का। बिल्कुल सही है। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि रेड मीट में भी दो आते हैं, एक होता है मटन और होता है बीफ। तो वुड यू लाइक टू प्रेफर मटन और बीफ, और अगर है तो क्यों है? वेरी गुड। मैं इसमें बोलूँगा कि जो है मीट सोर्सेज में लिस्ट होती है कि कौन सा मीट कितना विटामिन कंटेन करता है, कितना स्ट्रॉन्ग, कितना पावरफुल होता है। अब इसमें मेरीन सी फूड टॉप नंबर्स पे आएंगे, उसके बाद फिर आपका मटन आएगा, बीफ आएगा। लेकिन डॉक्टर्स जो जनरली मीट खाने से मना करते हैं उसका एक रीज़न है
कि आजकल मैदे का मसला बहुत आम है, बहुत कॉमन चल रहा है। अब आपने फॉर एग्जांपल बीफ खाया और ये समझ के कि भाई मुझे विटामिन B12 मिलेगी। विटामिन B12 रिक्वायर्स एसिड इन द स्टमक। जो सेल्स एसिड बनाते हैं उनसे लिंक्ड सेल्स हैं जो एक चीज़ कहलाती है इंट्रिंसिक फैक्टर, वो बनाते हैं। तो एसिड के बगैर, इंट्रिंसिक फैक्टर के बगैर विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। अच्छा, मज़े की बात इसमें क्या आती है कि लोग जो है अपना इतना खाने को ओवर कुक करते हैं, पाकिस्तानीज ग्रोसली ओवर कुक करते हैं। तो आप अगर आपने न्यूट्रिएंट्स, विटामिन अपने इवन मीट में भी बचानी है तो चीज़ों को जितना एज अ रूल जितना कम कुक करेंगे द बेटर। अब ज़ाहिर आप रॉ नहीं खा सकते, लेकिन इतना कुक करें कि दैट शुड बी इजीली ईटेबल। बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ें बॉडी से डाइजेस्ट नहीं होती हैं, तो उनसे विटामिन एब्जॉर्ब नहीं होती है एक बात। तो आप चीज़ों को गला लें, सॉफ्ट कर लें कि वो खाने के काबिल हो जाए, दैट इज़ यूजुअली इनफ। लेकिन लोग ओवर कुक करते हैं। अब आप देखें कि लोग खाएंगे निहारियाँ, पाए, बिरयानी, बीफ के कितने आइटम्स वो खाते हैं, उनसे इवेंचुअल रिज़ल्ट क्या होता है? तेज़ाबियत, सीने में जलन, तेज़ाबियत, पेट में दर्द वगैरह वगैरह, जिनका फिर बेस्ट क्योर क्या आता है? बेस्ट क्योर आती है मेडिसिन ओमिप्रेसोल, जो एसिड फॉर्मेशन रोकती है। तो बंदे को लगता है हाय अल्लाह का शुक्र है मैं दोज़ख से निकल आया, एसिड फॉर्मेशन रुक गई। तो आपकी विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन कैसे होगी? तो मीट को मैं कहूँगा, अगर जो मीट आपसे एग्री करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग होते हैं जो बीफ खाते हैं उनको मसला नहीं होता, कहते हैं कि यार मटन हैवी हो जाता है। जो मीट आपसे एग्री करता है, अच्छे तरीके से जो कुकड हो, लाइटली कुकड, लाइटली फ्लेवर्ड, जो एक्स्ट्रा ऑयल हर चीज़ में डालते हैं उसको ख़ास तौर पे अवॉइड करना चाहिए। जो प्रोटीन का सोर्स आपसे एग्री करता है, जो आप में मसले क्रिएट नहीं करता, जिसको आप रेगुलरली खा सकते हैं विदाउट कॉजिंग प्रॉब्लम, सबसे अच्छा वही होता है। अच्छा, ये भी चीज़ देखने में आती है कि जो हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं, प्रिस्क्राइब की जाती हैं, डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, साथ में उसके मल्टीविटामिन भी देते हैं। तो ये क्या बैलेंस है और ये क्यों होता है ऐसा? इसमें एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात आ जाती है। विटामिन के का बेस्ट सोर्स जो होता है वो नॉर्मल इंटेस्टिनल फ्लोरा होता है। इंटेस्टिन में हमारे बहुत सारे जरासीम होते हैं, जो ट्रिलियंस ऑफ जरासीम होते हैं। गुड बैक्टीरिया और बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। ओह यस। गुड बैक्टीरिया जब तक अपना काम कर रहे हैं, इंटेस्टिन में इन्फेक्शन नहीं होती है। बैड बैक्टीरिया को दे आर एबल टू किल ऑफ। लेकिन गुड बैक्टीरिया का एक और रोल और होता है कि वो विटामिन के बनाने में हेल्पफुल होते हैं। तो आजकल पहले तो एंटीबायोटिक दी जाती थी, तो उससे मसला होता था कि नॉर्मल जरासीम भी मरते थे इंटेस्टिन में। तो क्वेश्चन किया जाता था कि ये आप अच्छाई ला रहे हो कि बिगाड़ ला रहे हो बॉडी में। अब फॉर एग्जांपल मेरे पेट में इन्फेक्शन है, इन्फेक्शस डायरिया है, उसमें इट मेक सेंस कि यार बहुत सारे बैड जरासीम पल रहे हैं, आंतों में सफाई होनी चाहिए, एंटीबायोटिक इज़ नीडेड कि पूरी आंतों को साफ़ कर दो, फिर से खाना खाऊंगा अच्छा, फिर से बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया नए ग्रो करेंगे, मेक सेंस। लेकिन बहुत सारी चीज़ें, मसलन आपको स्किन इन्फेक्शन हो गई, मैं एंटीबायोटिक दे रहा हूँ, आपको परफेक्टली हेल्दी और काम करने वाले गुड बैक्टीरिया को आपके पेट में मार रही हैं। आपको गले का इन्फेक्शन हो गया, आपको कोई पस हो पड़ गई, कोई दाना हो गया, एंटीबायोटिक मैं मजबूर हूँ, मैं दे रहा हूँ, लेकिन सारा डैमेज वो कहाँ कर रही है? आपके गुड बैक्टीरिया को मार रही है। तो इसके लिए डॉक्टर्स दो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। एक चीज़ वो इस्तेमाल करते हैं विटामिन्स, एक ये कि एंटीबायोटिक आप खा तो रहे हैं लेकिन वो इटसेल्फ आपकी इम्यूनिटी थोड़ी कम करती है। इट्स एन एक्सेप्टेबल कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि बैक्टीरिया को वो मार देती है तो आप सही हो जाते हैं। तो इम्यूनिटी इंक्रीज़ करने के लिए विटामिन दी जाती है, एक बात। दूसरी बात, आजकल एक नई चीज़ आई है, प्रोबायोटिक कहलाती है। प्रोबायोटिक में कल्चर होता है, बैक्टीरियल कल्चर। तो वो आपको गुड बैक्टीरिया का कैप्सूल होते हैं, अदर फॉर्म में गुड बैक्टीरिया उन्होंने रखे हुए होते हैं, तो वो गुड बैक्टीरिया आपको देते हैं ताकि
इंटेस्टीन में गुड बैक्टीरिया फिर से ग्रो करें और जो डैमेज हुआ था एंटीबायोटिक खाने से वो हील हो जाए, रिपेयर हो जाए, गुड बैक्टीरिया फिर से आ जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर शेयरिंग सच अ वंडरफुल नॉलेज रिगार्डिंग विटामिन्स एंड न्यूट्रिशंस। एक जाते हुए एक कमेंट आपको दूंगा जी जी बोलें। कि एक बड़ी अच्छी फेमस सेइंग थी कि दोज हु ईट फूड एज मेडिसन विल नॉट हैव टू ईट मेडिसन एज फूड। वेरी गुड। इसका मतलब ये है कि जो फूड अपना कम क्वांटिटी में खाते हैं और अपनी कंडीशन के हिसाब से खाते हैं, देख रहे हैं एसिडिटी है, कोई आपने चीज़ नहीं खाई, योगर्ट खा ली, देख रहे हैं कि भाई आपको एनर्जी की कमी है, कार्बोहाइड्रेट्स खा लिए, तो जो अपना खाना कम खाते हैं और अच्छा खाते हैं उनको फिर बीमारियां नहीं होंगी और मेडिसिन नहीं खानी पड़ेंगी इतनी सारी। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया। अपने होस्ट अख्तर सईद को इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।